हेलो दोस्तों। तो फिर आज हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का एक नया लेक्चर फिर से रिकॉर्ड करने जा रहे हैं। आज बेसिकली हम पढ़ेंगे गाल्वेनिक सेल। तो स्टार्ट करते हैं गाल्वेनिक सेल पढ़ने। गाल्वेनिक सेल गाल्वेनिक सेल बेसिकली केमिकल एनर्जी को केमिकल केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। इनका डेल्टा जी बेसिकली क्या होता है? नेगेटिव। डेल्टा जी नेगेटिव होता है। अब गाल्वेनिक सेल को अगर लाइफ में देखना चाहें, लाइफ एग्जांपल में, तो रिमोट कंट्रोल जो रिमोट होता है उसमें चार्जर वो एक सेल डला होता है। सेल बेसिकली एनर्जी देता है तब रिमोट वर्क करता है। जैसे घड़ी का सेल वगैरह, ये सब गाल्वेनिक सेल के एग्जाम्पल हैं। तो चलो अब हम बेसिकली पढ़ेंगे पढ़ने जा रहे हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इलेक्ट्रोड ऊपर लिखूं इसको थोड़ी, इलेक्ट्रोड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को समझने वाले हैं। बेसिकली सपोज दैट एक इलेक्ट्रोड है, जिंक का इलेक्ट्रोड है। तो आपने जिंक के सोल्यूशन में रहेगा, जैसे जिंक सल्फेट। अगर कोई कॉपर का इलेक्ट्रोड है तो सिंगल इलेक्ट्रोड नहीं रहेगा, वो अपने सोल्यूशन में रहेगा, अपने साल्ट के सोल्यूशन में, जैसे कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन में रहेगा। तो ऐसे ही एक जनरल एग्जांपल लेके चलते हैं हम। एम मेटल है, एक रॉड है मेटल एम की, और एक कंटेनर में है। सपोज दैट कंटेनर में एम मेटल की रॉड पड़ी, और अपना उसका साल्ट सोल्यूशन क्या है? Mn प्लस 2। तो देखना अगर एम मेटल है तो ये इलेक्ट्रॉन लूज करे, जैसे ये इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो Mn प्लस 2 में बनेगा। प्लस 2 इलेक्ट्रॉन लूज करता जा रहा है, Mn प्लस 2 में कन्वर्ट होता जा रहा है, Mn प्लस 2। और इधर इलेक्ट्रॉन डिपॉजिट होते जा रहे हैं इलेक्ट्रॉन। तो इधर चार्ज क्या आएगा? नेगेटिव। और इधर चार्ज कैसे आने लगा? Mn पॉजिटिव। तो इधर चार्ज आ गया पॉजिटिव। मतलब अगर हम ऑक्सीडेशन पोटेंशियल लिखेंगे, ऑक्सीडेशन में मेटल क्या कर रहा है? मेटल कर क्या रहा है? मेटल बेसिकली M प्लस 2 में कन्वर्ट हो रहा है, प्लस 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा है। अब देखो मेटल बेसिकली कैसा हो गया? नेगेटिव चार्ज। रॉड मेटल की रॉड नेगेटिव चार्ज हो गई है या नहीं? नेगेटिव चार्ज। और ये क्या हो गया है? M प्लस सोल्यूशन, पॉजिटिव चार्ज। और बेसिकली पॉजिटिव चार्ज का पोटेंशियल हाई होता है, नेगेटिव चार्ज का पोटेंशियल लो, तुमने पढ़ा होगा। तो ये बीच में क्या बन गया? ये क्या हो गया? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, जिसको बोलेंगे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल।
अब हम स्टैंडर्ड कंडीशन मानने के लिए हम सबसे पहले टेम्परेचर को 25 डिग्री सेल्सियस मान लेंगे और टेम्परेचर को 25 डिग्री मान लिया अगर, और कंसंट्रेशन को हम 1 मोलर कंसंट्रेशन मान ले रहे हैं। तो ये क्या बन गया, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। अब ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या बन गया, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, मतलब ई नॉट लग जाएगा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। आई थिंक ऑक्सीडेशन पोटेंशियल तुमको समझ में आ गया होगा। अब इधर पर इलेक्ट्रॉन की संख्या देख के पॉजिटिव Mn प्लस पॉजिटिव, अभी इसकी भी नीयत डोलेगी कि नहीं मैं भी साथ अकेला नहीं रहूंगा, मुझे भी साथ चाहिए किसी का। तो Mn क्या करेगा, Mn पॉजिटिव क्या करेगा, इधर जाना स्टार्ट कर देगा। Mn पॉजिटिव मतलब अब इधर पॉजिटिव चार्ज डिक्रीज हो रहा है, मतलब कि इधर नेगेटिव क्रिएट हो रहा, और इधर का नेगेटिव चार्ज कम हो रहा है, इलेक्ट्रॉन कम हो रहे हैं क्योंकि Mn+2 इलेक्ट्रॉन खा रहे हैं। तो बेसिकली इधर क्या डेवलप होगा, पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि नेगेटिव चार्ज कम हो रहा है इलेक्ट्रॉन का। तो मतलब रिडक्शन, अब रिडक्शन समझो, रिडक्शन तो मेटल Mn+2 था जो, तो वो 2 इलेक्ट्रॉन खा के क्या मेटल बना रहा है, मेटल। Mn+2 क्या है, नेगेटिव चार्ज, और ये क्या है M, बेसिकली अब पॉजिटिव चार्ज बन गया है, पॉजिटिव चार्ज। तो पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज के बीच में अब पोटेंशियल डेवलप हो गया है, इसको क्या बोलेंगे, रिडक्शन हो रहा है, तो इसको बोलेंगे रिडक्शन पोटेंशियल। ये हो गया रिडक्शन पोटेंशियल। अब हम स्टैंडर्ड कंडीशन मानना है अगर हमको, तो टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस ले लो, और टेम्परेचर 25 डिग्री और कंसंट्रेशन 1 मोलर कंसंट्रेशन ले लो, तो ये क्या बन गई स्टैंडर्ड। अब ये रिडक्शन पोटेंशियल क्या बन गया, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, मतलब स्टैंडर्ड लगाने के लिए नॉट लगा, ऊपर 0 लगा देते हैं, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल बन गया। तो आई थिंक तुमको इलेक्ट्रोड पोटेंशियल अच्छे से समझ आया होगा। मैं तो चलो इसकी मैं कुछ 1-2 पॉइंट भी लिखने हैं तो लिख दो। on each electrode both oxidation and reduction on each electrode both oxidation and reduction takes place। ये सही बात है कि एक इलेक्ट्रोड में, अब एक बात इधर देखना, देखो पॉजिटिव नेगेटिव न्यूट्रल, पॉजिटिव नेगेटिव न्यूट्रल, तो ओवरऑल क्या है, ओवरऑल चार्ज न्यूट्रल है। सबसे पहले देखो ऑन ईच इलेक्ट्रोड बोथ ऑक्सीडेशन रिडक्शन टेक्स प्लेस, कैसे, Mn+2 में कन्वर्ट हो रहा है, +2 इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा है। तो मतलब इधर क्या हो रहा है, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल लिखेंगे इस डायरेक्शन में। अगर इस डायरेक्शन में चल रही होगी तो इसको क्या बोलेंगे, इस साइड स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, मतलब अगर इस साइड जाएंगे तो ऑक्सीडेशन हो रहा है, अगर लेफ्ट हैंड साइड जाएंगे तो स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो एक चीज और देखो, टोटल चार्ज न्यूट्रल है पूरे सेल का देखो, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज न्यूट्रल है, और इधर सोल्यूशन में भी देखो पॉजिटिव नेगेटिव ओवरऑल चार्ज न्यूट्रल हो गया है। तो पोटेंशियल ऑफ सिंगल इलेक्ट्रोड कांट बी मेजर्ड, पोटेंशियल ऑफ सिंगल
इलेक्ट्रोड कांट बी मेजर, क्योंकि उसमें ओवरऑल न्यूट्रल निकल के आ रहा है। पोटेंशियल ऑफ सिंगल इलेक्ट्रोड कांट बी मेजर्ड, कांट बी मेजर्ड, हम मेजर नहीं कर सकते। अब चलो हम आगे बढ़ते हैं। अब हम वर्किंग ऑफ गाल्वेनिक सेल पढ़ेंगे। अब हम बेसिकली क्या पढ़ने वाले हैं, वर्किंग ऑफ गाल्वेनिक सेल, वर्किंग ऑफ galvanic सेल। वर्किंग ऑफ galvanic सेल से पहले इसमें थोड़ी इंक डाल ले रहा हूं, कमी हो गई है इंक की। चलो अब हम वर्किंग पढ़ रहे हैं। ये बेसिकली जो गाल्वेनिक सेल है, तो चलो सबसे पहले एक गाल्वेनिक सेल को बनाते हैं। वर्किंग ऑफ गाल्वेनिक सेल पढ़ रहे हैं, तो सबसे पहले हम एक रॉड बनाएंगे इधर, बड़ा बनाऊं, ये है, इसको बोलेंगे क्या, गाल्वेनोमीटर। ये हमने एक डिजाइन बना ली सिंपली। अब मैं तुमको समझाऊंगा। सपोज दैट ये है, इधर मान लो कॉपर है, कॉपर की रॉड है, ये है जिंक की रॉड। तो जिंक का सोल्यूशन होगा इसमें जिंक सल्फेट, और कॉपर की रॉड है तो इसका सोल्यूशन क्या होगा, कॉपर सल्फेट। अब जैसे इसमें जैसे ही सोल्यूशन भरा है, कॉपर सल्फेट का, इधर जिंक सल्फेट का, अब जैसे ही वर्किंग स्टार्ट हुई तो इसमें देखा गया कि मतलब गाल्वनी ने देखा कि थोड़ा सा डिफ्लेक्शन शो हुआ और फिर एकदम स्टॉप हो गया। जैसे ही गाल्वनी ने जिंक का एक इलेक्ट्रोड लिया और जिंक सल्फेट में डाला, और कॉपर का एक इलेक्ट्रोड लिया और कॉपर सल्फेट में डाला, और सर्किट को कंप्लीट कर दिया। तो गाल्वनी ने देखा, इसका नाम लुइस गाल्वनी था शायद, इसीलिए हाँ शायद लुइस गाल्वनी कैसी। तो गाल्वनी ने देखा कि थोड़ा सा इधर डिफ्लेक्शन आया गाल्वेनोमीटर में, एकदम नैनो सेकंड्स के लिए थोड़ी सुई कट हुई, एकदम फिर रुक गई। तो फिर गाल्वनी चक्कर में पड़ गया कि मतलब हुआ तो है कुछ, लेकिन मतलब पूरी तरह से कुछ समझ नहीं आया। फिर ये डेनियल ने इसको एक्सप्लेन किया, इसलिए इसका नाम पड़ गया डेनियल सेल। डेनियल ने बहुत कुछ बताया, कंट्रीब्यूट, मतलब ये एग्जाम्पल है गाल्वेनिक सेल का, डेनियल सेल एग्जाम्पल है, इसको बोलेंगे पूरे ओवरऑल को डेनियल सेल। तो इधर देखा गया कि सबसे पहले इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज देख लो। ये बोल रहा था कि मैं इलेक्ट्रॉन लूंगा, जिंक बोल रहा था, कॉपर बोल रहा था तो मैं जिंक लूंगा। लेकिन जब देखा गया तो जिंक इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज ने ये डिसाइड किया कि कौन इलेक्ट्रॉन लेगा, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज ने। तो जिंक ऊपर था, कॉपर नीचे था। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज ने डिसाइड किया कि इलेक्ट्रॉन लेगा कॉपर इलेक्ट्रॉन लेगा, मतलब कि जिंक को इलेक्ट्रॉन देने पड़ेंगे।
तो बस जिंक ने अपना इलेक्ट्रॉन दिया, सपोज दैट इलेक्ट्रॉन, जैसे ही इलेक्ट्रॉन निकाला इधर Zn+2 बनने लगे, मतलब जैसे ही इलेक्ट्रॉन इसने प्रोड्यूस करना स्टार्ट किया तो Zn+ बनने स्टार्ट हो गए, Zn+2 Zn+2 Zn+2, और इसने इलेक्ट्रॉन सप्लाई करना स्टार्ट कर दिए और इसने इलेक्ट्रॉन लेने स्टार्ट कर दिए। तो कॉपर बेसिकली जिंक किस में टूटेगा, Zn+2 SO4-2, कॉपर +2 में टूटेगा, कॉपर +2 SO4-2 में। तो कॉपर जो +2 था तो उसने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करना स्टार्ट कर दिए, मतलब कॉपर +2 था, जो कॉपर +2 उसने क्या किया, कॉपर +2 ने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करना स्टार्ट कर दिया और कॉपर 1 के इधर डिपॉजिट होने लगा, कॉपर 1 के डिपॉजिट होने लगा ऐसे। तो एक बात देखना, अब कुछ टाइम के बाद देखने, कुछ टाइम बीता तब तक तो इसने इलेक्ट्रॉन दिए। अब Zn+ इधर इतना ज्यादा हो गया कि अब वो इलेक्ट्रॉन से खुद, अब वो अगर पॉजिटिव है, अगर Zn पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रॉन वो क्यों जाने देगा भाई। अब इसने ये मतलब इलेक्ट्रॉन को रोकना स्टार्ट कर दिया। कुछ टाइम तो उसने मतलब इलेक्ट्रॉन दिए, जैसे ही पॉजिटिव चार्ज इधर बढ़ा तो इसने अनवन स्टार्ट कर दिया अपनी कि नहीं मैं इलेक्ट्रॉन नहीं जाने दूंगा। और इधर भी कुछ ऐसा सिस्टम हुआ कि कॉपर +2 तो था तो कॉपर में डिपॉजिट होता गया, और जो सल्फेट था, जो सल्फेट SO4-2 क्योंकि अगर कॉपर +2 चला दिया तो SO4-2 बचा, तो इसने भी इलेक्ट्रॉन को आने से इधर इनकार करना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि SO4-2 क्योंकि नेगेटिव नेगेटिव रिपेल करते हैं, तो इसने इलेक्ट्रॉन को आने से मना कर दिया और वर्किंग स्टॉप हो गई। अब इस जैसे ही ये सब बंद हुआ, फिर एक चीज आई जिसका नाम है साल्ट ब्रिज। अब एक साल्ट ब्रिज आया इधर, साल्ट ब्रिज। अब इसकी वर्किंग जैसे ही स्टॉप हुई, डेनियल ने साल्ट ब्रिज लगा दिया, इधर साल्ट ब्रिज लगा दिया। इलेक्ट्रॉन इस साइड जा रहा था तो करंट किस साइड जाएगा, अगर इलेक्ट्रॉन पर हमेशा करंट के अपोजिट डायरेक्शन जाता है, तो अगर इलेक्ट्रॉन इस साइड जा रहा है तो मतलब करंट इस साइड जाएगा, कॉपर से जिंक की तरफ, मतलब। और ये रॉड निगेटिव चार्ज, जैसे इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन है तो निगेटिव चार्ज रहेगी, ये रॉड पॉजिटिव चार्ज हो जाएगी, मतलब इधर से इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं मतलब इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, और इधर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट हो रहे हैं, इधर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट हो रहे हैं मतलब इधर पॉजिटिव चार्ज है, तब तो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट हो रहे हैं, तो इसको क्या बोलेंगे हम, नेगेटिव चार्ज को एनोड, एनोड। और इलेक्ट्रॉन इधर डिपॉजिट हो रहे हैं कैथोड। अब जैसे ही साल्ट ब्रिज आया, साल्ट ब्रिज में क्या था, KCl डाला इसमें, साल्ट ब्रिज को अभी मैं बताऊंगा। जैसे ही KCl डाला इसमें, और किरचॉफ ने एक बात बताई थी कि ये एक्चुअली वर्किंग रुकी क्यों। सबसे पहले साल्ट ब्रिज नहीं लगाया था तब रुकी क्यों, क्योंकि किरचॉफ ने बताया था कि करंट एक सर्कुलर लूप में चलता है, जैसे करंट है कोई सर्कुलर लूप में चलेगा, तो ये वर्किंग क्यों बीच में रुक रही थी, साल्ट ब्रिज लगाने की जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि करंट को चाहिए सर्कुलर पाथ, ये करंट इधर से जाके इधर रुक जा रहा था, तो मतलब इसीलिए साल्ट ब्रिज की जरूरत पड़ी और साल्ट ब्रिज लगाया गया। तो डेनियल ने साल्ट ब्रिज लगाया, साल्ट ब्रिज में KCl डाला, KCl K+, ओ नो इधर प्लस नहीं आएगा, KCl डाला तो Cl- इधर से आया, मैं दोनों तरफ उल्टा डाल रहा हूँ, इधर K+ आएगा, K+, और इधर Cl- आएगा, Cl- को देख के जिंक खुश, और सल्फेट K+ को देख के, अपोजिट चार्ज को देख के खुश, मतलब अब ये इलेक्ट्रॉन को आने देगा और ये जाने देगा, क्योंकि जिंक प्लस यही तो रोक रहा था। अब इधर पॉजिटिव ज्यादा हो गया था, जिंक पॉजिटिव ज्यादा हो गया तो इलेक्ट्रॉन को रोकने लगा था, लेकिन जैसे ही उसकी कंडीशन फुलफिल हुई, क्लोरीन ने जिंक को लालच दिया,
जिंक अब क्लोरीन से निपटने में चला गया, मतलब जिंक निपट गया तो मतलब इलेक्ट्रॉन अब फ्री हो गया, इलेक्ट्रॉन जाने लगे इससे इधर से इस साइड, और इधर सल्फेट जो रोक रहा था इलेक्ट्रॉन को आने से कि भैया इधर तो ऑलरेडी नेगेटिव चार्ज इतना ज्यादा है, तुम क्यों आ रहे हो, ये जैसे ही रोकने लगा था तो अब उसने भी रोकना बंद कर दिया, क्योंकि इधर के प्लस की मात्रा इसको बिजी कर दिया, के प्लस ने इसको सल्फेट को मार डाला। तो बस अब कुछ यूं हुआ कि अब इलेक्ट्रॉन ऐसे गया और इलेक्ट्रॉन इसमें साइड ब्रिज में इस साइड जाने लगा, इलेक्ट्रॉन करंट, मतलब अब करंट की डायरेक्शन क्या हो गई, ऐसे गोल गोल हो गई, मतलब किरचॉफ लॉ भी लग गया। और ये फाइनली जो इधर बल्ब लगाया गया गैल्वेनोमीटर के पास तो वो चमक गया, मतलब कि सेल वर्क करने लगा। आई थिंक ये पूरी प्रोसेस तुमको समझ आई होगी, मैंने अपने पूरे एफर्ट्स के साथ चलाई है, मतलब समझाया है। तो एट एनोड, एनोड पे क्या हुआ था, एनोड पे क्या हुआ था, ऑक्सीडेशन, Zn किस में गया था, Zn +2 में, +2 इलेक्ट्रॉन जो कि उसने रिलीज किए थे। और एट कैथोड, कैथोड पर क्या हो रहा था, कैथोड पर क्या हो रहा था, कॉपर +2 इलेक्ट्रॉन ले रहा था और क्या किसमें डिपॉजिट हो रहा था, कॉपर में, कॉपर +2 इलेक्ट्रॉन लेके इसमें ऐड हो रहा था। अब नेट रिएक्शन लिखेंगे तो उसमें नेट रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन होते नहीं है, तो इससे ये कट गया, तो क्या बचा, Zn प्लस कॉपर +2, Zn +2 प्लस कॉपर। आई थिंक ये तुमको वर्किंग अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब मैं तुमको साल्ट ब्रिज समझाता हूँ। बेसिकली साल्ट ब्रिज होता है एक अगार अगार सोल्यूशन से बना होता है। एक गिलास की ऐसी ट्यूब ली, मतलब इन्वर्टेड ट्यूब ली और इसमें एक जेली भर दी, जेली अगार अगार भर दिया और उसमें साल्ट डाल दिया, मतलब उनकी साल्ट डाला ताकि वो साल्ट अगार अगार सोल्यूशन में क्यों डाला, क्योंकि धीरे धीरे आए, मतलब धीरे धीरे सोल्यूशन में गिरे, धीरे धीरे, ताकि वर्किंग चलती रहे। मतलब एकदम गिर गया तो भी कुछ मतलब नहीं हुआ, एक्सेस में हो जाएगा, और मतलब अगर लेट गिरा तो मतलब वर्किंग रुक जाएगी, गैल्वेनिक मतलब सेल की वर्किंग रुक जाएगी, इलेक्ट्रॉन का अपोज करेगा। इसीलिए मतलब अब मैं साल्ट ब्रिज अच्छे से लिखवा दे रहा हूँ तो तुमको और अच्छे से चमक जाएगा। साल्ट ब्रिज का फंक्शन आंसर सब लिखवाने जा रहा हूँ। वर्किंग तुमको समझ में आ गई होगी गैल्वेनिक सेल की। अब मैं साल्ट ब्रिज को समझा दे रहा हूँ अच्छे से। साल्ट ब्रिज होता क्या है, साल्ट ब्रिज इन्वर्टेड ट्यूब, एक इन्वर्टेड ग्लास ट्यूब होती है, इन्वर्टेड यू शेप्ड ग्लास ट्यूब in which salt solution is present with salt solution made with agar agar और जल। salt solution inverted U shaped glass tube होती है in which salt solution in which concentration of salt solution of a salt agar agar salt made in agar agar मतलब इन्वर्टेड यू शेप ट्यूब होती है गिलास की ट्यूब, उसमें इन द कंसंट्रेशन साल्ट सोल्यूशन, उसमें एक साल्ट भरा रहता है इन्वर्टेड, जैसे एक ऐसे इधर ऐसे निकाल दो, ये हो गई इन्वर्टेड यू शेप, मतलब ऐसे। अब इसमें क्या साल्ट भरा होगा और जेली लाइक अगार अगार भर दिया होगा ताकि मतलब साल्ट
जेली लाइक फॉर्म में बन जाए, और धीरे धीरे से तब इसको इन्वर्ट करें तो मतलब जेली रहेगी, तो धीरे धीरे से निकलेंगे। जैसे K+Cl+, जिसका भी साल्ट भरा होगा। साल्ट कई प्रकार के भरे जाते हैं जिनकी आयनिक मोबिलिटी बराबर होती है। तो फंक्शन ऑफ साल्ट ब्रिज, which contain, अब डेफिनेशन परफेक्ट हुई है। which contain concentration salt solution of salt made in agar agar। salt bridge, अब मैं क्या लिखवा रहा हूं, फंक्शन ऑफ साल्ट ब्रिज, फंक्शन ऑफ साल्ट ब्रिज। फंक्शन क्या होता है, इट हेल्प्स टू कनेक्ट बोथ हाफ सेल, मतलब कनेक्शन बोथ हाफ सेल टू कंप्लीट द सर्किट। पहला कनेक्टिंग बोथ हाफ सेल्स टू कंप्लीट द सर्किट। और दूसरा काम इसका क्या होता है, पहला काम तो इसने वर्किंग ऑफ साल्ट ब्रिज क्या है कि पहला काम है वो इसका कि दोनों मतलब दोनों सर्किट को कंप्लीट करना है, कनेक्टिंग दोनों हाफ सेल को कनेक्ट करना है, और मतलब सर्किट को कंप्लीट करा देना है। क्योंकि किरचॉफ लॉ क्या बोलता है कि करंट एक सर्कुलर लूप में ही बह सकता है। अब दूसरा रिमूविंग एक्सेस चार्ज, क्योंकि रिमूव कर रहा था वो, रिमूविंग एक्सेस चार्ज, जो कि मतलब इलेक्ट्रॉन को जाने नहीं दे रहा था, इलेक्ट्रॉन को रोक रहा था फ्रॉम बोथ कंपार्टमेंट by sending anion to anode and cation to cathode। अब वर्किंग तुमको समझ में आई, फंक्शन ऑफ साल्ट ब्रिज कि दोनों हाफ सेल को जोड़ना पहला काम। दूसरा कि मतलब दोनों हाफ सर्किट की मतलब उसमें अपना आयन डाल दे रहा था, मतलब एक्सेस चार्ज को कम कर रहा था कि इधर अगर नेगेटिव चार्ज है तो इधर डाल रहा था पॉजिटिव, अगर इधर दूसरे हाफ सेल में अगर एक्सेस चार्ज है नेगेटिव तो उधर पॉजिटिव डाल रहा था, मतलब एक्सेस चार्ज को रिमूव कर रहा था। तो फंक्शन ऑफ साल्ट ब्रिज हो गया। कंडीशन ऑफ साल्ट ब्रिज, कंडीशन भी लिख लो, कंडीशन ऑफ साल्ट ब्रिज। कंडीशन क्या लिखेंगे, तो पहली बात एग्जाम्पल, इसमें कौन कौन से साल्ट डाले जाते हैं, KCl, NaCl, KNO3, अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम नाइट्रेट एसेट्रा, ये मतलब सभी डाल जाते हैं। इसमें एनाइन एंड कैटाइन साल्ट ऑफ दिस साल्ट contain equal size of this salt contain equal size of cation and anion, ताकि मोबिलिटी इनकी एक जैसी रहे। अगर कैटायन एनायन सेम नहीं रहेंगे तो इनकी मोबिलिटी में फर्क पड़ेगा। तुमने हाइड्रेशन पार्ट पढ़ा होगा, किसमें इनऑर्गेनिक में पढ़ाते हैं, तो इसकी आयनिक मोबिलिटी सेम रहे, इसीलिए मतलब एक मतलब सेम रेशियो में जाएं,
पॉजिटिव नेगेटिव, ऐसा नहीं कि कोई जल्दी चला गया, कोई कम गया या कोई बचा रहा, मतलब इक्वल रेट से जाते हैं, सेम साइज होने की वजह से इक्वल मोबिलिटी होती है। तो ये हो गया साल्ट ब्रिज। साल्ट ब्रिज आई थिंक तुमको पूरा समझ में आया होगा। अब चलो कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं और फिर देखेंगे अगला कार्यक्रम। वर्किंग अच्छे से समझ में आ गई होगी, साल्ट ब्रिज समझ में आ गया, वर्किंग समझ में आ गई, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल अच्छे से समझ में आ गया। अब अच्छे अच्छे से न्यूमेरिकल कर लेते हैं, फिर आगे देखेंगे। चलो अच्छे अच्छे से न्यूमेरिकल करते हैं। सबसे पहले डायरेक्शन ऑफ करंट in a galvanic cell is, ये क्वेश्चन नीट में भी आ चुका है, ये क्वेश्चन नीट में भी आ चुका है, बस ऐसे सेम क्वेश्चन, मतलब ऐसे ही एनोड से कैथोड इन एक्सटर्नल सर्किट, इन एक्सटर्नल सर्किट एंड कैथोड से एनोड इन इनर सर्किट, इन इनर सर्किट। दूसरा बी ऑप्शन, कैथोड से एनोड इन एक्सटर्नल सर्किट एंड एनोड से कैथोड इन इनर सर्किट, इन इनर सर्किट। सी, एनोड से कैथोड इन एक्सटर्नल सर्किट एंड एनोड टू कैथोड इन इनर सर्किट, इनर सर्किट। डी, कैथोड से एनोड इन एक्सटर्नल सर्किट एंड कैथोड से एनोड इन इनर सर्किट, इनर सर्किट। बताओ इसका आंसर, इसका आंसर बताओ। तो क्या पूछा है, डायरेक्शन ऑफ करंट पूछा है, डायरेक्शन ऑफ करंट। तो क्या बनाया था मैंने, देखो इधर फिर से बना के दे रहा हूं। ये क्या था, ऐसे था, दोबारा से बना दे रहा हूं, अच्छे से समझ में आ जाएगा। इससे इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन भी तुमको एक बार फिर से क्लियर हो जाएगी। और ये था इधर साल्ट ब्रिज, ये हो गया साल्ट ब्रिज। इधर से क्या था, कॉपर, इधर कॉपर था, इधर जिंक था। कॉपर किस तरह बिहेव कर रहा था, कैथोड की तरफ, कैथोड। ये एनोड की तरह नेगेटिव था, इधर पॉजिटिव था, एनोड की तरह, एनोड इधर पॉजिटिव था। इलेक्ट्रॉन कैसे जा रहा था, इलेक्ट्रॉन जा रहा था, जिंक इलेक्ट्रॉन दे रहा था, मतलब करंट कैसे जाएगा, इस साइड, इस डायरेक्शन में। अगर इलेक्ट्रॉन इस एनोड से कैथोड जा रहा है तो करंट किस डायरेक्शन में जा रहा था, कैथोड टू एनोड। मतलब एक्सटर्नल सर्किट में देखो, ये एनोड से कैथोड इन एक्सटर्नल सर्किट गलत है, कैथोड टू एनोड इन एक्सटर्नल सर्किट बिल्कुल सही है।
कैथोड टू एनोड इन एक्सटर्नल सर्किट, दो आंसर आए, मतलब ये भी सही हो सकता है, ये भी सही हो सकता है। अब कैथोड टू एनोड इन इनर सर्किट, एनोड टू कैथोड इन इनर सर्किट। अब भैया अगर इस डायरेक्शन में जा रहा है तो फिर रिवर्स डायरेक्शन में आएगा ना, तो सेकंड मतलब एनोड से कैथोड इन इनर सर्किट, बी ऑप्शन राइट ऑप्शन हो जाएगा अपना। मतलब सेम डायरेक्शन से ही थोड़ी सर्कुलर लूप में चलता है। अगर एनोड से कैथोड जा रहा है तो कैथोड से एनोड आएगा ना। अब करंट इस डायरेक्शन में आएगा ना, इस डायरेक्शन में, तभी तो ऐसे इस डायरेक्शन में, तभी तो करंट की डायरेक्शन ऐसे घूम के पूरी सर्कुलर लूप में चलता है ना। किरचॉफ ने बताया था, जो कि आप करंट इलेक्ट्रिसिटी में अच्छे से पढ़ेंगे। तो अगर एनोड से कैथोड, आउटर एक्सटर्नल सर्किट में अगर एनोड से कैथोड से कैथोड, गलत हो रहा है क्या? डायरेक्शन करंट कैथोड, हाँ कैथोड से एनोड सही तो है, कैथोड से एनोड इधर इस साइड, एनोड टू कैथोड सही तो है, मैं क्यों कंफ्यूज हो रहा। फाइनली ये सही आंसर है, बी ऑप्शन राइट। चलो और क्वेश्चन करवाता हूँ। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये नीट में पूछा गया है, एक्सटर्नल सर्किट इंटरनल सर्किट में। याद रखना कि मतलब एनोड से कैथोड की तरफ इलेक्ट्रॉन जाता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन के अपोजिट डायरेक्शन में करंट जाता है, इतना याद रख लेना, वरना क्वेश्चन गलत हो जाएगा। क्वेश्चन इन इंटरनल सर्किट of galvanic cell, charge carrier are, charge carrier, charge carriers are, पहला ऑप्शन ए इलेक्ट्रॉन, बी वो आयंस, सी बोथ, डी नन। इनर सर्किट में भैया आयंस के प्लस सी एल मैंने बताया था, साल्ट तुमको साल्ट ब्रिज में बताया था, उसमें इलेक्ट्रॉन थोड़ी थे, उसमें के प्लस और सी एल प्लस जमा रहा था मैं, जैसे NaCl में तो NaCl होता तो NaCl Cl माइनस जाता, तो मतलब इसमें आंसर क्या है, डी ऑप्शन है, जो कि राइट ऑप्शन है। चलो और आगे बढ़ते हैं और अच्छे अच्छे क्वेश्चन करते हैं। तो चलो अब स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन भी देख लेते हैं, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन अब नीट में आने लगे हैं स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन। Which of the following is correct? पहला स्टेटमेंट है स्टेटमेंट वन क्या है, साल्ट ब्रिज कनेक्ट्स two half cells to complete the circuit, to complete the circuit। स्टेटमेंट दूसरा, on removing salt bridge
रिमूविंग साल्ट ब्रिज और रिमूविंग साल्ट ब्रिज वोल्टेज ऑफ सेल बिकम मैक्सिमम, वोल्टेज ऑफ सेल बिकम मैक्सिमम। बताओ, साल्ट ब्रिज कनेक्ट टू हाफ सेल्स टू कंप्लीट द सर्किल। ये स्टेटमेंट तो सही है, मैंने अभी पढ़ाया भी था, ये स्टेटमेंट सही है। और दूसरा स्टेटमेंट वोल्टेज कहाँ से मैक्सिमम हो जाएगा भैया, ये तो कहीं हमने पढ़ा ही नहीं, ये स्टेटमेंट गलत है। चलो एक और क्वेश्चन करवा दे रहा हूं। After some time, every galvanic cell stop working बिकॉज क्यों वर्क करना बंद कर देता है कुछ टाइम बाद? तो साल्ट ब्रिज solution get consumed। B, one of the electrode is eaten up। C option, cathode solution become more dilute। cathode solution become more dilute। D, none, both A and B। अब बताओ, आफ्टर सम टाइम एवरी गैल्वेनिक सेल क्यों बंद हो जाते हैं? तुम्हारा बैटरी का जो रिमोट का सेल है कभी ख़त्म तो हो ही जाता है। घड़ी का सेल हो चाहे घड़ी का हो, रिमोट का हो, कुछ टाइम बाद क्यों ख़त्म हो जाता है? क्योंकि साल्ट ब्रिज सोल्यूशन गेट कंज्यूम, मतलब साल्ट ब्रिज में जो वो गिरते हैं ना आयंस, वो कुछ दिन बाद अगर सोल्यूशन से ख़त्म हो जाते हैं। और दूसरी बात, वन ऑफ द इलेक्ट्रोड ईटेन अप, मतलब एनोड धीरे धीरे खत्म हो जाता है। तो मतलब बोथ बी एंड सी, मतलब वन ऑफ द इलेक्ट्रोड इज ईटेन अप। कौन सा इलेक्ट्रोड? एनोड। बस इतनी सी बात याद रख देना है, और साल्ट ब्रिज गेट कंज्यूम। चलो आज का लेक्चर इधर ही समाप्त करते हैं। आई होप समझ में आया होगा। थोड़ी ये साउंड दिक्कत कर रही है इधर ही, इसलिए मैं बंद कर रहा हूँ लेक्चर। बाय, जय हिंद, टेक केयर।